स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो है बी ट्री। बी ट्री क्या है कि बी ट्री को हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग ट्री के नाम से भी जानते हैं। और जो इसका नोड होता है वो सॉर्टेड इन ऑर्डर को फॉलो करता है। यानी अगर हम बी ट्री का ट्रावर्सल इन ऑर्डर से निकालें तो उसका जितना भी एलिमेंट हमारे पास आएगा वो इन ऑर्डर में इंक्रीजिंग वे में आएगा, मीन्स सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है उसे होने के लिए वो सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री होता है। और बाइनरी सर्च ट्री का क्या कंडीशन था कि अगर कोई भी हमारे पास नोड है और उसमें लीफ लगा हुआ है तो वो लीफ में जो लेफ्ट वाला लीफ होगा वो छोटा होगा और राइट वाला लीफ होगा वो बड़ा होगा रूट नोड से, यानी इस नोड से। तो इसी तरह से अगर हम बी ट्री बनाए तो बी ट्री ऑलरेडी एक सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है जो बाइनरी सर्च ट्री से ही बना होता है, जिसमें हम अगर उसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकालें तो उसका जो एलिमेंट आएगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। सॉर्टेड ऑर्डर कहने का मतलब कि वो इंक्रीजिंग वे में आएगा। तो बी ट्री का अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें तो इसमें जो होता है कि एक होता है डेटा एलिमेंट और एक होता है की एलिमेंट, यानी डेटा पॉइंटर और की पॉइंटर। इसमें जो है सो कॉन्सेप्ट जो है सो एरे का यूज होता है, साथ ही साथ पॉइंटर का भी यूज होता है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम बात करें तो इसमें इस तरह का एरे होगा और उसमें जो भी डेटा पॉइंटर और की पॉइंट होगा वो अल्टरनेट वे में होगा। मीन्स पहला होगा सो डेटा पॉइंटर होगा जिसको हम डीपी लिख रहे हैं। इसके बाद फिर की पॉइंटर होगा, केपी लिख रहे हैं इसको। ठीक इसी तरह से डीपी, फिर केपी, डीपी, केपी, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो अगर हम इसके हेल्प से कोई भी ट्री बनाते हैं तो हमारे जो पहला यहाँ पे जो रूट नोड होगा वो एक एरे में ही होगा, एक सर्किल टाइप नोड नहीं होगा। यहाँ पे दो एलिमेंट को रखना है तो दो एलिमेंट को रखने के लिए हमें दो ब्लॉक चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगा? एरे से मिलेगा। तो एरे में हम दो ब्लॉक को यूज करेंगे और हम उसे एज अ सिंगल नोड ट्रीट करेंगे। तो सिंगल नीड मतलब सिंगल नोड ट्रीट करने के साथ साथ उसमें क्या करेंगे कि एक नोड को डीपी यानी डेटा पॉइंटर समझेंगे और दूसरे नोड को की पॉइंटर। इस तरह से हम समझते हैं। इसे हम दूसरे वे में लिखते हैं कि मान लीजिए एक हम ब्लॉक बनाए हैं जो स्क्वायर शेप का है, 13 रख रहे हैं कोई भी एलिमेंट को। तो इसके लेफ्ट में एक नोड हो सकता है, राइट में भी नोड हो सकता है, इसके भी लेफ्ट में भी नोड हो सकता है और राइट में भी नोड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, एक चीज कि सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। तो सेल्फ बैलेंसिंग ट्री जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, मतलब कि दोनों तरफ का जो नोड होगा वो बैलेंस करने के लिए बैलेंस फैक्टरों को यूज करेगा। मीन्स वहां पे 0, 1 और -1 एवीएल ट्री में जब हम यूज कर रहे थे वो हो रहा था। तो यहाँ पे जो है सो दोनों तरफ हमारा जो एलिमेंट होगा वो बराबर होगा। ठीक है, यानी इधर 3 तो इधर भी 3 ब्लॉक होगा, इसके इधर एक तो इसके इधर भी एक। इस तरह से ये बैलेंस होगा इस फॉर्म में। अगर हम इसमें डेटा को इंसर्ट करें तो डेटा को इंसर्ट करेंगे तो बैलेंस रखने के लिए वो क्या करेगा कि बाइनरी सर्च ट्री का जो प्रॉपर्टी है उसे भी फॉलो करेगा। मतलब इसके लेफ्ट में जितने भी हम नोड यहाँ पे बनाए हैं उसमें छोटा होगा इस रूट नोड से, और राइट साइड में जितना भी नोड है उसमें बड़ा होगा इस रूट नोड से। मतलब यहाँ पे जो डेटा आएगा वो क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। इधर क्या आएगा? 2 आ सकता है। इधर क्या आएगा? 6 आ सकता है। इस तरह से इसमें अगर देखें तो क्या आएगा? यहाँ पे 17 आ सकता है। इधर बात करें तो इससे छोटा ले लीजिए, मीन्स यहाँ पे जो डेटा आएगा आपके पास वो हो सकता है 16, यानी 13 से बड़ा होगा बट 17 से छोटा होगा। यहाँ पे 17 से भी बड़ा होगा और 13 से भी बड़ा होगा, मीन्स यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं, 20 जैसे रख लेते हैं। की पॉइंटर मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है? वैल्यू। और डेटा पॉइंटर मतलब क्या होता है? नेक्स्ट लेवल नोड। जैसे यहाँ पे देखिए कि इसके लेफ्ट साइड किसी भी की पॉइंटर के साथ दो डेटा पॉइंटर आएगा ही। किसी भी की पॉइंटर, मेरा की पॉइंटर यहाँ पे 13 था, की पॉइंटर 13 था, तो
13 के साथ साथ उसके साथ डेटा पॉइंटर 2 आएगा। मतलब कि वो अपने नीचे जब भी नोड बनाएगा तो वो अगले वाले डेटा को पॉइंट आउट करेगा कि इसके नीचे भी कुछ डेटा है। तो इसके नीचे जो डेटा है वो इस तरह से यहाँ से पॉइंट आउट होगा। तो इसमें ना बना करके डायरेक्ट इसके कॉर्नर से यहाँ पे जोड़ा गया है। तो सेम एज इसी तरह से आगे देखिए कि उस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे अगले पॉइंट में यहाँ पे देखें, ए नोड कैन हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे बाइनरी के अलावा मोर देन 2 चिल्ड्रन हो सकता है। बी ट्री में मोर देन 2 चिल्ड्रन हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं ये सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन के ऊपर हम बनाए हैं, लेकिन 2 से ज्यादा भी चिल्ड्रन हो सकता है। और जो हम यहाँ पे डेटा फिल कर रहे हैं, जो डेटा यहाँ पे फिल कर रहे हैं की पॉइंटर में, उसमें एक से ज्यादा की पॉइंटर हो सकता है। जितना की पॉइंटर होगा उससे एक ज्यादा डेटा पॉइंटर होगा। जितना की पॉइंटर होगा उससे एक ज्यादा डेटा पॉइंटर होगा। जैसे जैसे दूसरे एग्जांपल में देख रहे हैं हम यहाँ पे 13 एक हम नोड लिए, की पॉइंटर में 13 स्टोर है। तो इसके जो डेटा पॉइंटर में होंगे वो 2 इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे 2 बन सकता है नोड, यानी डेटा पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं 2 की का नोड। मतलब इसमें हम 2 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। पहला वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 4, दूसरा वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 7। अब देखिए कि हम यहाँ पे बताएं कि जितना की पॉइंटर रहेगा उससे एक ज्यादा डेटा पॉइंटर रहेगा। यहाँ पे 2 की पॉइंटर था तो 3 डेटा पॉइंटर हो जाएगा। मतलब एक यहाँ से निकलेगा नोड और एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे जो भी नोड आएगा, यहाँ पे जो भी नोड आएगा वो 4 से छोटा होगा। मतलब ये लेफ्ट साइड में है 4 के, यानी 1 और यहाँ पे 3 डाल लेते हैं। और यहाँ पे जो निकल रहा है वहां पे जो भी नोड में स्टोर होगा वैल्यू वो 4 से बड़ा होगा बट 7 से छोटा होगा। तो 4 से बड़ा मतलब था 5 और 7 से छोटा भी है, और भी हम स्टोर कर सकते हैं 6। इसी तरह से हम 7 में भी स्टोर कर रहे हैं। 7 में स्टोर कर ले रहे हैं कि यहाँ पे 8 है, 10 है, ज्यादा भी हम स्टोर कर सकते हैं, 11 स्टोर भी कर ले रहे हैं। तो इस तरह से जो कि 13 से यहाँ इधर का जितना भी एलिमेंट है वो 13 से छोटा है। तो ये सेटिस्फाई 100% कर रहा है। अब देखिए इधर साइड में हम दूसरा एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम 2 की पॉइंटर लेते हैं, मतलब 17 में स्टोर किए पहला और दूसरा में 24। 17 स्टोर किए पहला की में और 24 स्टोर किए दूसरा की में। तो यहाँ से डेटा पॉइंटर 3 निकला। अगर यहाँ पे 3 की पॉइंटर रखते तो 4 डेटा पॉइंटर निकलता। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं जिसमें 17 से छोटा होना चाहिए सारा एलिमेंट। मतलब यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं हम 14 और 15, जो कि 13 से तो बड़ा है बट 17 से छोटा है। इसी तरह से हम इसके बीच में अगर स्टोर करें तो 17 से बड़ा होगा बट 24 से छोटा होगा, मतलब 18, 20 इस तरह से। यहाँ पे जो स्टोर करेंगे वो 24 से बड़ा होगा कितना भी, मतलब हम यहाँ पे 25, 26, 27, 28 कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं और एक से ज्यादा चीज ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बी ट्री काम करता है। बी ट्री का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डेटा पॉइंटर और की पॉइंटर अलग अलग टाइप से समझते हैं, जिसमें हम डेटा पॉइंटर को यूज करते हैं अगले वाले लेवल को इंडिकेट करने के लिए जिसमें नोड होता है, और जो वैल्यू होता है वो की पॉइंटर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखें कि बी ट्री जो है, बी ट्री हाइट शुड लाइज मिनिमम एज पॉसिबल। हमें बी ट्री का जो हाइट है वो पॉसिबल हो तो मिनिमम ही रखना है। मान लीजिए यहाँ पे जितना भी डेटा था, इसके लिए अगर हम नॉर्मल ट्री बनाते हैं तो बहुत ज्यादा उसका लेवल चला जाता, उसका लेवल जो है सो बहुत ज्यादा चला जाता। लेकिन हम बी ट्री बना पाए यहाँ पे मात्र हम 3 लेवल में इतना सारा डेटा को स्टोर कर पाए। इससे ज्यादा भी स्टोर कर पाएंगे डेटा अगर हम और अच्छे से बनाएंगे ट्री को। ठीक है, तो इसीलिए बी ट्री जो है सो मिनिमम पॉसिबल हाइट होता है बी ट्री का, और हमें ऐसा ही बनाना है ट्री जिसमें मिनिमम हाइट हो। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है कि ऑल लीफ नोड ऑफ द बी ट्री
बी एट सेम लेवल, जितना भी उसका लीफ होगा वो सेम लेवल पे होना चाहिए, है ना। यानी इसका यहाँ पे देखिए लेवल, इस लेवल पे सारे लीफ प्रेजेंट हैं, और तभी जब हम यहाँ पे सारे लीफ को एक ही लेवल पे रखेंगे तभी मेरा जो ये ट्री है वो बैलेंस बन पाएगा, यानी सेल्फ बैलेंसिंग होगा, तराजू की तरह। तराजू सेल्फ बैलेंसिंग होता है, बीच में हम पकड़ लेते हैं, ऑटोमेटिक वो दोनों तरफ का जो पल रहा है वो सेम हो जाता है। तो बी ट्री में जितना भी लीफ हमारे पास बनेगा वो सेम लेवल पे होना चाहिए, मतलब एक ही लेवल पे। यहाँ पे देखिए कि हम लेवल यहाँ पे 1 दे रहे हैं, लेवल दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है। यहाँ पे लीफ नोड है, लीफ नोड के आगे कोई और नोड नहीं होता है, उसी को हम लीफ नोड बोलते हैं। वैसा नोड जिसके आगे और कोई नोड ना लगा रहे उसी को हम लीफ नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेवल पहला पे सारा लीफ यहाँ पे प्रेजेंट है। इस ट्री का जितना भी लीफ था, यानी इस ट्री में 4 लीफ था टोटल, और सारा लीफ सारा नोड एक ही लीफ पे एक ही लेवल पे प्रेजेंट है, तो हम इसे बोलेंगे कि हाँ ये बी ट्री है। यहाँ पे भी देखिए जो हम यहाँ पे बनाए हैं उसमें भी तीसरा लेवल पे मीन्स यहाँ से नीचे से हम देखें, मतलब पहला लेवल पे सारा नोड मीन्स सारा लीफ नोड प्रेजेंट है, तो ये बी ट्री होगा। इसका कारण है कि हमें उस ट्री को सेल्फ बैलेंसिंग बनाना है। ऐसा ट्री होना चाहिए जिसे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं हो, कि जैसे हम एवीएल ट्री में चेक कर रहे थे बैलेंस है, अगर नहीं बैलेंस है तो उसे हम रोटेशन लगा करके बैलेंस कर रहे थे। एवीएल ट्री में जो फैक्टर था, यानी जो बैलेंस फैक्टर था, वो इसीलिए था कि उस ट्री को बैलेंस किया जाए, और उसे बैलेंस करने के लिए हमारे पास 4 मेथड था, जिसमें हम राइट रोटेशन लगा रहे थे, लेफ्ट रोटेशन लगा रहे थे, लेफ्ट राइट रोटेशन, राइट लेफ्ट रोटेशन। तो इस तरह से हम उसे मेथड को यूज करके और तब हम बैलेंस कर पा रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे वो जो ट्री है सेल्फ बैलेंसिंग होना चाहिए, और सेल्फ बैलेंसिंग तभी होगा जब उसका जो लीफ नोड है वो एक ही लेवल पे। नेक्स्ट देखें बी ट्री। बी ट्री क्या है? तो बी ट्री जो है सो बी सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? बी ट्री। बी सॉरी नेक्स्ट है बी प्लस ट्री। बी प्लस ट्री क्या है? बी प्लस ट्री बी ट्री का एक्सटेंडेड वर्जन है, मीन्स ये भी एक बैलेंसिंग ट्री है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज ऐड किया गया है, जिसमें हम किसी भी डेटा को अगर एक्सेस करना हो तो उससे हमें फास्टर या फिर इजियर हो सके। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन, उससे हम लोग समझेंगे। पहला पॉइंट में है a B plus tree is used to store record very efficiently by storing the record in an indexed manner using the B tree index structure। Means कि B plus tree जो होता है वो उसे हम लोग रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए करते हैं। रिकॉर्ड में क्या होता है? डेटा होता है। रिकॉर्ड को हम लोग किस तरह से समझते हैं? टेबल के रूप में हम समझते हैं। तो इसलिए बी प्लस ट्री का जो यूज है वो रिकॉर्ड को सही से इफिशियंट वे में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग। यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर होगा, या फिर टेबल में अगर हम देखें तो जो भी डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्स मैनर में होता है। इंडेक्स मैनर में कहने का मतलब कि वहां पे रो होता है और कॉलम होता है। तो अगर हमें किसी भी डेटा को निकालना है और अगर हमें उसका रो और कॉलम पता है तो डायरेक्टली हम उस डेटा को फेच कर सकते हैं कि रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 का डेटा कौन सा है, तो डायरेक्टली हम फेच कर लेंगे। तो उसी टाइप से बी प्लस ट्री भी काम करता है कि उसमें इंडेक्सिंग होता है। इसलिए बोल रहा है कि यूजिंग बी प्लस ट्री इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी इंडेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम जो इसमें स्टोर करेंगे डेटा को वो हम इफिशियंट वे में स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्राई भी कर सकते हैं। ड्यू टू मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, यहाँ पे जो मल्टी लेवल का इंडेक्सिंग होता है उसी के कारण हम डेटा को एक्सेस करने में फास्टर भी हो पाते हैं और इजियर भी हो पाते हैं। यहाँ पे डेटा को एक्सेस करना भी इजियर हो सकता है और फास्टर भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है द की वैल्यू आर स्टोर्स ओनली एट लीफ नोड along with their corresponding data pointer to access then in a tree। मतलब कि जो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को, वो तो स्टोर करेंगे की वैल्यू में ही, मींस की पॉइंटर में ही।
जैसा कि हम पहले बी ट्री में स्टोर कर रहे थे। मतलब कि किसी भी बी ट्री में या बी प्लस ट्री में एक तो की पॉइंटर होगा, दूसरा डेटा पॉइंटर होगा। की पॉइंटर में हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे और डेटा पॉइंटर हमें नेक्स्ट नोड को बताएगा कि वो किससे कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीन्स बी ट्री में जो भी हम डेटा को स्टोर करेंगे, जो भी वैल्यू को स्टोर करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड पे हम स्टोर कर सकते हैं। और इसी के जस्ट उल्टा था कौन? बी ट्री। बी ट्री में क्या कर रहे थे? वहां पे किसी भी नोड में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी नोड में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बी प्लस ट्री में सिर्फ और सिर्फ जो डेटा होगा वो लीफ नोड पे स्टोर होगा। साथ ही साथ जितना भी नोड होगा, जितना भी नोड होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरे से डेटा पॉइंटर के जरिए कनेक्टेड होगा। मीन्स लिंक लिस्ट के मैनर में वो कनेक्टेड होगा। वो जो डेटा पॉइंटर के रूप में कनेक्टेड होगा उसमें क्या काम करेगा? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वहां पे यूज होगा? लिंक लिस्ट। क्यों? क्योंकि हम अगर ट्री में अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम किसी भी डेटा को इफिशिएंटली एक्सेस कर पाए, क्योंकि सभी डेटा हमारे पास लीफ नोड पे है। तो इसलिए बी प्लस ट्री को इस तरह से बनाया गया है। इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ट्री को बनाए तो इसमें देखते हैं, सेम वही वाला ट्री लेते हैं जो हमारे पास पहले था। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नोड बनाते हैं। पहला नोड में हम डेटा रख रहे हैं 13। मतलब कि यहाँ पे हर एक नोड में डेटा तो होगा, बट वो एज अ डेटा पॉइंटर काम करेगा बताने के लिए कि उसमें जो डेटा है हमारे पास वो नीचे के लेवल में किधर है, राइट में है या लेफ्ट में है। ठीक है, साथ ही साथ वो जो हमारे पास ऊपर में होगा डेटा, मीन्स रूट नोड में या फिर किसी भी इंटरनल नोड में डेटा होगा, वो डेटा लीफ नोड में भी होगा। किस तरह से होगा देखिएगा। यहाँ पे 13 को हम बनाए और 13 के लेफ्ट में हम इसमें हम जब भी रखेंगे तो छोटा वैल्यू रखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 9 और 11 रख रहे हैं। यहाँ पे राइट में डेटा रख रहे हैं, एक ही डेटा रखते हैं 16। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 3 नोड बन जाएगा, यानी दो डेटा पॉइंटर से सॉरी दो की पॉइंटर से 3 डेटा पॉइंटर निकलेगा। यहाँ पे एक ही की पॉइंटर था तो एक ही भी एक ही की वैल्यू भी है, तो यहाँ पे 2 डेटा पॉइंटर निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक हम नोड बनाते हैं जिसमें हम रख रहे हैं 1 और 4। इसी के जैसा आगे हम बना रहे हैं बीच में, जिसमें 9 से बड़ा होगा बट 11 से छोटा होगा। ठीक है, 9 से बड़ा होगा, 11 से छोटा होगा, इसके बराबर भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक, मतलब बी प्लस ट्री में एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम लीफ नोड बनाएंगे, किसी भी नोड का लीफ नोड, उसमें जो लेफ्ट में है और राइट में है जो नोड, उसमें लेफ्ट में छोटा तो होगा ही, साथ ही साथ बराबर भी हो सकता है। राइट में बड़ा होगा, साथ ही साथ उसमें बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9 को ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ऐड करते हैं, 10 नंबर एलिमेंट यहाँ पे एलिमेंट कर दिए, ऐड कर दिए। इसके बाद अगला 11 और उसके बाद और रख लेते हैं 12। ठीक ना, 12 क्यों? क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, राइट में आइए, राइट में यहाँ देखिए तो यहाँ पे 16 है, इसके इधर हमेशा छोटा ही होगा। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 13 और 15। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 16, 17, 20। यहाँ पे आप गौर से देखिए तो जो भी हमारे पास इंटरनल नोड या फिर रूट नोड के पास डेटा था वो डेटा लीफ नोड के पास भी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जब भी ऐड करेंगे डेटा को तो हम राइट साइड में, नोड के राइट साइड में जो इंटरनल नोड में डेटा होगा उसे भी हम लीफ नोड में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमें ऐड करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसके बस छोटा वाला को ऐड किए, लेकिन राइट में जैसे ही पहुंचे तो 9 भी ऐड किए, क्योंकि लीफ नोड में जो डेटा है, ओरिजिनल जो डेटा है वो भी होना चाहिए और उसके अलावा भी हो सकता है, वहां पे अलावा में 10 है। इसके बाद देखिए 11 को भी यहाँ पे ऐड किए और यहाँ पे 12।
इसके बाद यहाँ पे देखिए कि 16 में यहाँ से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो रूट नोड था इसका हम अभी तक डेटा को ऐड नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे हम राइट में हम इसके ऐड कर लिए। तो यहाँ पे 13 ऐड कर लिए, यहाँ पे 15 ऐड कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 16 को ऐड कर लिए और 17 और 20। इस तरह से आप देखिए कि लीफ नोड में अगर हम सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड को ध्यान में रखें और एक्सेस करें इसको, तो हमारे पास जितना भी एंट्री किए हैं यानी जितना भी इंसर्ट किए हैं डेटा एलिमेंट वो हमें मिल जाएगा। और वो किस मैनर में मिलेगा, वो हमेशा इंक्रीजिंग वे में ही मिलेगा। और इंक्रीजिंग वे में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जितना भी नोड होता है वो लिंक लिस्ट से ज्वाइन होता है। लिंक लिस्ट से इस तरह से एरो से ज्वाइन होता है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए दोनों में अब हम डिफरेंस देखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का अच्छे से हम लोग पहले थ्योरी देख लिए हैं तो डिफरेंस ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो एज नोड होगा वो कंटेन कर सकता है की को और डेटा को। की को भी रख सकता है और डेटा को भी रख सकता है। की में हम लोग क्या रखते हैं, वैल्यू को रखते हैं, और डेटा में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर को, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर को रखते हैं। इसके बाद बी प्लस ट्री में देखिए, बी प्लस ट्री में इंटरनल नोड के पास क्या होता है, की होता है। इंटरनल नोड के पास की होता है और वो सिर्फ बताता है कि राइट में क्या है और लेफ्ट में क्या है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो लीफ नोड होगा वहां पे सारे की भी होंगे और डेटा भी होंगे। यहाँ पे सारे की पॉइंटर भी होंगे और डेटा पॉइंटर भी होंगे बी प्लस ट्री में। दोनों में बस यही अंतर है कि हम बी ट्री में किसी भी नोड के पास की को, वैल्यू को रख सकते हैं, लेकिन बी ट्री में की और वैल्यू दोनों हमें लीफ नोड के पास मिलेगा। इसलिए जो बी प्लस ट्री होता है वो फास्टर होता है। इसमें है बी ट्री में सेकंड वाला पॉइंट देखें तो इसमें है डेटा कैन बी स्टोर्ड एट बोथ लीफ एंड इंटरनल नोड। यहाँ पे हम जो डेटा को स्टोर करेंगे वो हम इंटरनल नोड के पास भी कर सकते हैं और लीफ नोड के पास भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट बी प्लस ट्री में हम जो डेटा स्टोर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लीफ नोड के पास स्टोर होगा। डज नॉट हैव लिंक लीव्स, जितना भी इसके पास लीफ होगा यानी लीफ नोड जितना भी होगा बी ट्री में वो लिंक्ड नहीं होगा, यानी वहां पे लिंक लिस्ट नहीं यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे लिंक्ड नहीं है। बट बी प्लस ट्री में हम सारे जो डेटा है वो लीफ पे रख रहे हैं और उसे हम एक सीक्वेंशियली मैनर में एक्सेस भी कर पा रहे हैं क्योंकि वो लिंक्ड है, क्योंकि वहां पे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जा रहा है इजिली एक्सेस करने के लिए। तो वहां पे जो जितना भी लीफ होगा वो लिंक्ड होगा एक दूसरे से, प्रोवाइडिंग अ लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर फॉर इफिशिएंट फुल स्कैन। फुल स्कैन कहने का मतलब कि उसे हम इजिली एक्सेस कर पाए। तो इतना आपको पॉइंट पता होना चाहिए बी ट्री में और बी प्लस ट्री में कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है और उसमें क्या दोनों में डिफरेंस है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में क्या है कि ए बी प्लस ट्री कैन कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 7 पॉइंटर्स इन अ नोड। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कीज इन लीव्स। मतलब कि बी प्लस ट्री में जो इंपॉर्टेंट होता है वो लीफ होता है। लीफ क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बी प्लस ट्री में है सारा इंपॉर्टेंट डेटा, मतलब जितना भी डेटा होता है वो लीफ नोड में स्टोर होता है, तो इसलिए लीफ नोड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो लीफ नोड के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है कि किसी भी बी प्लस ट्री में मैक्सिमम कितना लीफ हो सकता है और मिनिमम कितना लीफ हो सकता है। यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि बी प्लस ट्री कंटेन अ मैक्सिमम ऑफ 7 पॉइंटर। अगर किसी भी बी प्लस ट्री में 7 पॉइंटर मैक्सिमम है, 7 पॉइंटर मैक्सिमम है, तो उस बी प्लस ट्री में मिनिमम की कितना होगा वो पूछा जा रहा है। तो इसमें फॉर्मूला जो बनता है कि अगर बी प्लस ट्री में लीफ मैक्सिमम लीफ, तो इसमें कितना होगा n-1। अगर मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम लीफ नोड,
तो इसका फॉर्मूला बनता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो डेटा पॉइंटर हम क्या बोले थे कि किसी भी नोड का +1 डेटा पॉइंटर होता है। मतलब कि कोई एक की नोड था, तो उसका एक लेफ्ट में था डेटा पॉइंटर और एक राइट में था। तो एक के लिए कितना हुआ? 2, एक इधर और एक इधर, मतलब 2 डेटा पॉइंटर। तो वही यहाँ पे डेटा पॉइंटर दिया हुआ है। डेटा पॉइंटर यहाँ पे n को दिखा रहा है। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीफ निकालना रहे तो n-1 कर दीजिए, n-1 कर दीजिए, मतलब 7 पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा? n-1 मतलब 7 - 1 6 हो जाएगा। तो उसी तरह से आप इसमें निकालिए 7 - 1/2, तो 6/2 = 3, यानी 3 मिनिमम नंबर ऑफ की इन अ लीफ आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ कीज इन अ लीफ कितना आएगा? 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, और बताइए कि इसके अनुसार क्या सही है। यहाँ पे बी प्लस ट्री का डेफिनेशन ही एक तरह से दिया हुआ है, यानी थ्योरी दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि ये चारों में से ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए ए और बी में दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो सी में लिखा गया है। तो इसलिए सबसे जो बढ़िया आंसर होगा वो सी में है। और जो डी है उसमें बोल रहा है कि स्लोवर सीक्वेंशियल एक्सेस होगा। तो बी प्लस ट्री को स्लोवर के लिए नहीं बनाया गया है, फास्टर के लिए बनाया गया है, क्योंकि बी ट्री में स्लो हो जा रहा था, क्योंकि वहां पे जो डेटा एलिमेंट था वो अलग अलग नोड पे अवेलेबल था। इसमें एक्सेस करने के लिए अगर हम सिक्वेंशियली एक्सेस करना चाहें तो उसे हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बी प्लस ट्री को बनाया गया था, इसलिए यह बी ट्री से काफी फास्ट है। ठीक, इसलिए यहाँ पे आंसर सी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हिप ट्री। देखते हैं हिप ट्री क्या होता है। हिप ट्री क्या होता है कि ए हिप ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर दैट satisfy the heap property for every node। मीन्स जो हिप ट्री होता है वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है डेटा स्ट्रक्चर का। साथ ही साथ उसमें जो हिप ट्री होता है उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए हिप ट्री का प्रॉपर्टी। तो हिप ट्री का प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकता है, जो कि 2 टाइप का होता है। एक होता है मैक्स हिप, एक होता है मिन हिप। तो ये दोनों को बारी बारी से देखते हैं। तो दोनों को बारी बारी से देखने से पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, वो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो हिप ट्री कहलाएगा। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या था कि उसमें जो भी हम डेटा को इंसर्ट करते थे वो लेफ्ट साइड की तरफ से करते थे। साथ ही साथ उसमें जो भी डेटा होता था वो उसमें जो भी लीफ नोड होता था वो 2 ही रहता था, क्योंकि बाइनरी ट्री है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और है कि वो सेम लेवल पे होता था। तो यहाँ पे अगले पॉइंट में देखें तो हिप ट्री फैसिलिटेट efficient insertion, deletion, retrieval of the maximum in a max heap or minimum in a min heap element, all of which operate in order of log n time complexity। इसका कहने का मतलब कि जो हीप ट्री में हम लोग ऑपरेशन कर पाते हैं जिसमें है इंसर्शन, डिलीशन या फिर रिट्राइवल। हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर हमें उसमें से एक्सेस करना हो डेटा को तो एक्सेस भी कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अलग अलग ट्री दिया हुआ रहेगा। अगर वो मैक्स हीप है तो जो मैक्सिमम एलिमेंट मीन्स लार्ज एलिमेंट जो होगा वो रूट पे मिलेगा, मीन्स किसी भी 2 चिल्ड्रेन का रूट पे मिलेगा। और जो मिनिमम होगा, यानी मिनिमम अगर हमें चाहिए उसमें जो है सो रूट नोड पे मिनिमम होगा। वो किस तरह से होगा वो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे। इसका अगर एप्लीकेशन देखें, नहीं इसमें एक चीज और है, इसमें है एक चीज और कि इसका जो ऑपरेशन है, जो भी ऑपरेशन हम इसमें कर पाते हैं, या तो वो इंसर्शन हो या डिलीशन हो या रिट्राइवल हो, वो लॉग इन टाइम में कर पाते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी एक अलग चैप्टर है, उसे हम लोग सेपरेटली देखेंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं और किसका कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि हिप ट्री को एक्सेस करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए जो हमारे पास टाइम लगेगा वो ऑर्डर ऑफ लॉग इन टाइम में लगेगा। यहाँ पे अगर इसका एप्लीकेशन देखें कि
हीप ट्री को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो हीप ट्री को हीप को सॉर्ट करने में यूज किया जाता है, प्रायोरिटी क्यू में यूज किया जाता है, और ग्राफ एल्गोरिदम जैसे कि डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम है जो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है। और प्रिम्स एल्गोरिथम में यूज किया जाता है जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड करने में यूज किया जाता है प्रिम्स ट्री में। तो यहाँ पे हीप ट्री का एप्लीकेशन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मीन है। अब हम देखते हैं जो टू टाइप है इसका, उसमें जो मैक्स हीप क्या होता है और मीन हीप क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो मैक्स हीप में क्या है, मैक्स हीप उसे बोलेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी ट्री है और उसका इंटरनल नोड उसके लीफ नोड से बड़ा हो तो उसे हम मैक्स हीप बोल देंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द वैल्यू ऑफ पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स चिल्ड्रेन, यानी कोई भी पेरेंट नोड वो अपने चिल्ड्रेन से बड़ा हो या बराबर हो तो उसे हम मैक्स हीप बोलेंगे। मैक्स हीप में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जो रूट नोड है मींस पेरेंट नोड है वो बड़ा हो और बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए पहला जो यहाँ पे नोड है इंटरनल नोड जो एक रूट नोड है वो दोनों चिल्ड्रेन से बड़ा है जो कि 40 और 42 है, और ये दोनों से बड़ा है 44। तो यहाँ तक सेटिस्फाई किया। अगला देखिए यहाँ पे 40 इंटरनल नोड यानी पेरेंट नोड के जैसा काम कर रहा है। इसका चाइल्ड नोड क्या है, चाइल्ड नोड है 35 और 43। तो 35 और 43 से बड़ा है क्या वो, 40 नहीं है। 35 और 43 से बड़ा नहीं है 40, इसलिए यहाँ पे इसका जो कंडीशन है वो वैलिड कर जा रहा है, डिस्कार्ड हो जा रहा है। तो इसलिए ये मैक्स हीप नहीं है। मैक्स हीप होने के लिए क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे 44 था जो पेरेंट नोड यानी रूट नोड, इसके नीचे 40 था और यहाँ पे 42 था, इसके लेफ्ट में 35 था। तो इसके राइट में क्या होना चाहिए था, कोई भी डिजिट होना चाहिए था लेकिन 40 से कम होना चाहिए था, मीन्स यहाँ पे 38 भी हो सकता था। तो ये हमारा मैक्स हीप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 40 ही रहता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 40 भी अगर रहता तो ये इक्वल है इससे, तो ये भी एक मैक्स हीप हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि जो उसका पेरेंट नोड होगा, इंटरनल नोड होगा, वो पेरेंट नोड होगा, और जो पेरेंट नोड होगा वो दोनों अपने चिल्ड्रन नोड से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। बस आपको इतना ही चीज देखना है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा मैक्स हीप और मीन हीप, वो सिर्फ और सिर्फ पहचानने के लिए पूछता है कि इसमें से कौन सा ट्री है, कौन सा ट्री है वो मैक्स हीप ट्री को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे। फिर आपको कभी कभी आपको दे देगा कि कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर कीज देंगे और उसकी को यूज करके आपको मैक्स हीप बनाना होगा। तो मैक्स हीप में बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि उस सीरीज में जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसमें से जो सबसे बड़ा वाला होगा वो सबसे रूट नोड बनेगा, मतलब सबसे पेरेंट नोड ऊपर में बनेगा। यानी इसमें देखिए कि जो सबसे बड़ा है वो कहाँ है, रूट नोड पे है। तो हमें सबसे बड़ा को रूट नोड पे ही रखना होगा और सबसे जो छोटा होगा उसे हम लीफ नोड पे रख सकते हैं। सेम एज मीन हीप होता है, जस्ट इसके अपोजिट, जिसमें क्या है जो रूट नोड है वो छोटा होगा अपने लीफ नोड से। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी है कि मीन हीप क्या होता है, द वैल्यू ऑफ पेरेंट नोड शुड बी लेस देन और इक्वल टू आइदर ऑफ इट्स चिल्ड्रेन, मतलब कि उसके चिल्ड्रेन से जो उसके पेरेंट नोड है वो छोटा होगा, साथ ही साथ बराबर भी हो सकता है। तो मेन हीप में आपको सिर्फ यही देखना है कि जो रूट नोड है यानी उसका जो पेरेंट नोड है वो छोटा होना चाहिए लीफ नोड से। तो यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 11। तो इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले कि जो ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें बाद में देखना है कि जो इंटरनल नोड जो कि पेरेंट नोड है वो छोटा होगा अपने चिल्ड्रन से। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से प्रॉपर्टी है कि नहीं।
यहाँ पे 11 को देखिए, यानी इस नोड को देखिए जो एक रूट नोड है और पेरेंट नोड भी कहलाता है, वो अपने चिल्ड्रन से छोटा है कि नहीं, यहाँ तक ही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 15 और 24 से ये जो रूट नोड है छोटा है। उसके बाद आगे चेक करें तो यहाँ पे 15 भी एक इंटरनल नोड है और 24 भी इंटरनल नोड है, तो एक पेरेंट नोड के जैसा वर्क कर रहा है। अब हम इसमें चेक करेंगे कि जो इंटरनल नोड है, मतलब पेरेंट नोड है, वो अपने चिल्ड्रन से छोटा है कि नहीं। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे देखिए कि 12 और 14 है, 12 और 14 है, और ये दोनों से ये बड़ा हो गया, ये दोनों से बड़ा हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे लीफ को बड़ा होना चाहिए था, यहाँ पे किससे बड़ा होना चाहिए था, लीफ को बड़ा होना चाहिए था। 12 के जगह पे 12 के जगह पर यहाँ पे मान लीजिए 17 रहता और यहाँ पे 18 रहता, तब ही जाकर के क्या होता, यहाँ तक मीन हीप हो पाता। बट इस तरह का जो दिया हुआ है नोड, वो कंडीशन को वायलेट कर दे रहा है। सेम एज अब आगे देखिए किस तरह से हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 24 है, तो 24 से हम देखेंगे कि इसका जो लीफ नोड है वो बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए तो 22 छोटा है और यहाँ पे 23 बड़ा है। 23 तो अपने जगह पे ठीक है, बट यहाँ पे जो 22 है वो छोटा हो गया, जबकि इसे भी बड़ा होना चाहिए था। मान लीजिए यही 22 के जगह पर अगर 28 रहता, तो वो 28 जो है सो 24 से बड़ा हो जाता, और तब ए मीन हीप का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पाता और यह मीन हीप ट्री कहला पाता। बट यहाँ पे इतना जो पोर्शन है ये भी मीन हीप प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल मीन हीप नहीं है। मीन हीप बनाने के लिए क्या होगा कि हम नोड में यहाँ पे 11 रहे और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 24, तो इसके लीफ में यहाँ पे 17 होगा, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 30। अब यहाँ पे आप चेक कीजिएगा तो जो यहाँ पे पेरेंट नोड है और उसका जो लीफ नोड है, उसमें जो रिलेशन है वो लीफ नोड बड़ा है अपने पेरेंट नोड से। तो इस तरह के ट्री में हम ये प्रॉपर्टी को देखते हैं, यानी मीन हीप ट्री में इस तरह का प्रॉपर्टी हम देखते हैं। मीन हीप ट्री में एक चीज और है कि अगर आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट चाहिए या फिर मिनिमम एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो वो हमेशा और हमेशा रूट नोड पे होगा, यानी सबसे छोटा एलिमेंट कहाँ होगा, रूट नोड पर होगा, और सबसे बड़ा नोड जो होगा वो लीफ नोड पे कहीं भी हो सकता है। आगे हम इस पे अब क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप पहला नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे आप सॉल्व देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू आपको बनाना रहे तो वो किस ट्री से यानी किस मेथड से आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में जो भी दिया गया है ट्री, उसमें से आप किससे यूज करके डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू बना सकते हैं। तो डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू किससे बन सकता है, मीन हीप या फिर मैक्स हीप। तो उसमें आपको पता है कि जो रूट नोड होता है वहां पे मैक्सिमम एलिमेंट होता है और जो लीफ नोड होता है उसमें मिनिमम एलिमेंट होता है। सेम एज उल्टा अगर चले कि मीन हीप अगर बनाना रहे तो जो रूट नोड होता है या फिर इंटरनल नोड होता है उसमें मिनिमम होता है नंबर, और जो उसका लीफ होता है उसमें मैक्सिमम होता है नंबर। तो दोनों ट्री को आप यूज करते हुए डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू आप बना सकते हैं। अगर आप एक्सेस इसे रूट नोड से कर रहे हैं तो मैक्स हीप में जो बनेगा वो क्या बनेगा, डिसेंडिंग में बनेगा, और अगर नीचे से कर रहे हैं तो इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग में बनेगा। सेम एज यहाँ पे देखिए कि अगर आप रूट नोड से एक्सेस कर रहे हैं डेटा को तो क्या होगा कि जो एलिमेंट होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। सेम एज यहां से अगर आप कीजिएगा मीन्स लीफ नोड से कीजिएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो दोनों हीप ट्री से आप डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू या फिर असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू बना सकते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मीन मैक्स हीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ 5 व्हेन अ मैक्स हीप इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द इनपुट एलिमेंट। अगर हम इस की को यहाँ पे जो भी हमारे पास की दिया हुआ है इतना, इस की को यूज करते हुए कोई भी मैक्स हीप का कंस्ट्रक्शन करें
तो वहां पे जो 5 होगा वो कहां पे होगा, यानी जो 5 होगा वो कौन से नोड पे होगा, रूट पे होगा या इंटरनल नोड पे होगा या लीफ पे होगा या सेकेंड लेवल पे होगा, थर्ड लेवल पे होगा, लास्ट लेवल पे होगा, कहाँ होगा वो आपको बताना है। तो क्या होता है कि अगर आप मैक्स हीप बनाते हैं तो मैक्स हीप में क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वैल्यू होता है वो रूट नोड होता है, और जो चाइल्ड होता है उसका उसमें कौन सा वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। मिनिमम वैल्यू होता है, आपको जो फाइंड करना है वो 5 फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए कि जो 5 है वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम देखें सबसे जो मैक्सिमम है वो तो 70 है, लेकिन जो मिनिमम है वो हमें दिख रहा है 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो इस टाइप का जो भी मिनिमम नंबर है वो आपको लीफ नोड में ही मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज और देखें कि जो 5 है वो सबसे मिनिमम है, तो सबसे जो मिनिमम होगा वो सबसे लास्ट लेवल पे होगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि 5 विल बी एट लास्ट लेवल। क्यों? क्योंकि 5 सबसे कम है, सबसे छोटा एलिमेंट है, इसलिए मैक्स हीप अगर बनाते हैं तो 5 जो है सो सबसे लास्ट लेवल पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरे एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी मीन हीप। तो यहाँ पे जो भी एरे में दिया हुआ है, तो एरे में हम जानते हैं कि जो हम एक्सेस करते हैं वो इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू के अनुसार चले तो 0 इंडेक्स पे 12 है, 1 इंडेक्स पे 10, 8 है सो सेकंड इंडेक्स, 25 थ्री इंडेक्स, 14 है सो फोर्थ इंडेक्स, और फिफ्थ इंडेक्स पे 17 है। तो इस तरह से सारा है, यानी जो इंडेक्सिंग करें तो 0 1 2 3 4 5, इसी तरह से हमें वैल्यू भी एक्सेस करना है। तो मीन हीप अगर हम बनाएंगे तो वहां पे हम ध्यान में रखेंगे कि जो रूट होगा वो सबसे छोटा होगा, जो रूट होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे जब आप एक्सेस करें तो उस वो जो एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होना चाहिए, वो जो एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होना चाहिए मीन हिप के लिए, क्योंकि जो रूट में होता है वो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, और जो लीफ में होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी बड़ा होता है किससे, इंटरनल नोड या फिर रूट नोड से। तो यहाँ पे देखिए कि आप देख कर ही बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी को अगर हम यूज करें, बी को अगर हम यूज करें तो हमारे पास मीन हीप इजिली बन जाएगा। जैसे अगर हम यूज करें कि 8 हम पहले लिए तो 8 को रूट नोड बना दिए, इसके बाद इसका 2 चाइल्ड बना दिए, 2 चाइल्ड में हम रख दिए वैल्यू 10 और दूसरा है क्या इंडेक्स में 12। तो ये दोनों देखिए कि बड़ा है 8 से, जो कि बता रहा है कि मीन हीप है। आगे हम चले तो इसमें लेफ्ट साइड से हम इंसर्ट करते हैं वैल्यू को, तो आगे बचा हुआ है क्या है 25 और 14। तो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 14, दोनों एलिमेंट बड़ा है किससे, 10 से। ठीक है, अभी तक सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट क्या करेंगे 17, ये भी बड़ा है इस नोड से, यानी यहाँ तक मेरा सेटिस्फाई हो पा रहा है और बता रहा है कि जो ये ट्री जो कंस्ट्रक्ट होगा वो मीन हिप होगा। बाकी अगर हम यूज करके अगर हम करेंगे तो वो मीन हिप नहीं होगा, क्योंकि मीन हिप बोलता है कि जो रूट नोड होगा वो सबसे मिनिमम होना चाहिए, और हम यहाँ पे एरे को यूज कर रहे हैं तो एरे में जो 0 वाला इंडेक्स होता है उसे ही हम सबसे पहले एक्सेस करते हैं, और किसी भी ट्री में सबसे पहले जो इंसर्ट करते हैं वो रूट नोड को ही करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें है ए मैक्स हीप इज अ हीप वेयर द वैल्यू ऑफ ईच पेरेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स चिल्ड्रन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्स हीप। यहाँ पे जो पहला लाइन में दिया जा रहा है वो मैक्स हीप का डेफिनेशन ही बता रहा है, जिसमें है कि हम लोग जानते हैं कि जो मैक्स हीप होता है उसमें जो पेरेंट नोड होता है वो बड़ा या बराबर होता है चिल्ड्रन से, बड़ा या बराबर होता है अपने चिल्ड्रन से। तो इसमें से बताइए कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से मैक्स हीप कौन सा है। तो चेक करें, तो सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ये वाला ट्री जो है सो मैक्स हीप है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 ये जो नोड है, यानी ये जो पेरेंट नोड है वो अपने चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए। तो चाइल्ड में क्या है 8 और 6, तो 8 और 6 से 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो बिल्कुल सही है। आगे चेक करें, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी ठीक है। ठीक,
अपने चाइल्ड से 8 बड़ा है, तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चेक करें तो 6 यहाँ पे है और इसका जो चाइल्ड है वो 5 और 2 है, तो यहाँ भी ठीक है कि 5 और 2 चाइल्ड था और 6 रूट था, यानी इंटरनल नोड है पेरेंट के रूप में इसका, तो ये बड़ा है इसलिए यहाँ भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करें तो 1 है जो कि ये चिल्ड्रेन है, ये चाइल्ड है किसका 5 का, जो कि छोटा है अपने पेरेंट से, तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर पा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है कि मैक्स हीप वाला ट्री है। बाकी ट्री को भी हम चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 है तो 8 और 6 से बड़ा है, यहाँ तक सेटिस्फाई। इसके बाद 4 और 5 है सो छोटा है, यानी इससे बड़ा है कौन 8। 1 और 2 से बड़ा है 6, यहाँ तक सेटिस्फाई, यानी ये भी ट्री जो है सो मैक्स हीप है। सी में देखें, सी में 5 और 6 से बड़ा है 10, ठीक है। यहाँ पे 4 और 8 से बड़ा नहीं है 5, 4 से तो बड़ा है 5 बट 8 से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ही वायलेट कर दिया, यानी ये जो टी है वो मैक्स हीप नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हम डी वाला चेक कर लेते हैं। डी में देखिए इस नोड का चाइल्ड 2 और 8 है, 2 और 8 को छोटा होना चाहिए था अपने पेरेंट से, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। 2 से तो बड़ा है 5 बट 8 से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ही ये गलत हो गया, इसलिए डी नंबर भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में प्रॉब्लम है, बताइएगा आप लोग कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। कि किसी भी हम लोग देख रहे थे कि किसी भी ट्री को हीप होने के लिए, यानी मिन हीप हो या मैक्स हीप हो, दोनों में से किसी भी हीप होने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वो जो ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं, यानी हम लोग क्या देखते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि जो ए है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं हो रहा है, बाइनरी ट्री तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट बाइनरी ट्री में देखते हैं कि उसका जो नोड का इंसर्शन होता है वो हमेशा लेफ्ट की ओर से होते रहता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ्ट की ओर से यहाँ से तो स्टार्ट किया बट यहाँ पे एक छोड़ दिया, यहाँ पे नोड छोड़ करके और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। आगे और गलती क्या किया कि यहाँ से होना चाहिए था, यानी यहाँ पे पहले नोड फुल फिल होना चाहिए था, जबकि वो आगे बढ़ करके नोड को फिल किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री ही नहीं है, इसलिए यह हिप ट्री नहीं होगा। तो इसमें हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं थी कि हम इसमें चेक कर पाए कि मैक्स हिप है कि नहीं है। हमें एलिमेंट यानी डेटा को देख करके पता तो चल रहा है कि मैक्स है, यानी मैक्स हिप है, बट मैक्स हिप का जो एक और कंडीशन है जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे जो भी बचा हुआ है इसका पोर्शन। ट्री में मेन पोर्शन लगभग खत्म हो गए हैं, तो थैंक यू, यहीं तक आज क्लास रखते हैं।